नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। गांव किसान आप किसानों का अपना कार्यक्रम, जहां आपको खेती किसानी से संबंधित जानकारियां मिलती हैं। इसके अलावा हम पशुपालन की भी बात करते हैं और दिखाते हैं आपको कामयाब किसान की दास्तान। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के गाँव किसान की। सबसे पहले देख लेते हैं खेती किसानी। खेती किसानी में आज हम बात करेंगे केले की फसल के बारे में। जी हाँ, केले की बात करें तो ये ऐसा फल है जो कि हर कोई पसंद करता है। अपने स्वाद और पोषक गुणों के लिए जाना जाता है और इसकी खेती भी देश के लगभग हर इलाके में होती है। कैसे कर सकते हैं आप केले की खेती और कौन कौन सी खास बातें हैं जिसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो गुणवत्ता युक्त फसल आपको प्राप्त हो सकती है। तो आइए देखते हैं खेती किसानी में हमारी ये विशेष रिपोर्ट। गंगा और यमुना के द्वाब में बसा उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जिला अब केले की खेती का मिनी भुसावल बन गया है। यहाँ की मंडी से केला देश के कोने कोने में पहुँच रहा है। केले की खेती से जहाँ किसानों की आमदनी में कई गुना वृद्धि हो रही है, वहीं युवाओं के लिए जिले में रोजगार के नए अवसर का सृजन भी हो रहा है। यहाँ का किसान पारंपरिक खेती गेहूं धान के स्थान पर केले की खेती की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहा है, क्योंकि इसमें पारंपरिक खेती की तुलना में 3 से 4 गुना ज्यादा मुनाफा है। टिकरी डी के बुजुर्ग किसान राजकिशोर यादव उन लोगों में से हैं जिन्होंने केले की खेती की शुरुआत कौशाम्बी में 1996 में की थी। बताते हैं कि इनके किसी रिश्तेदार ने भुसावल से केले के पौधे लाकर इनको लगाने के लिए दिया। जब इन्होंने उन पौधों को अपने खेत में लगाया तो इससे इनको लागत से करीब 3 गुना ज्यादा फायदा मिला। तब इनको लगा कि क्यों ना इस खेती को और बढ़ाया जाए और धीरे धीरे करीब 10 से 15 एकड़ के आसपास भूमि पर प्रतिवर्ष खेती करने लगे। हम लोग जो है ये मई और जून में अपने खेत की तैयारी कर लेते हैं और तैयारी करने के बाद जब हम केले की मतलब ये जून और जुलाई में जब लगाने का समय आता है तो उस समय हम लोग भुसावल से मतलब स्वयं अपने जो है से मंगाते हैं बीज और पुतिया, और मंगाने के बाद जो है यहाँ हम लोग जो है उसको डायरेक्ट मतलब जो है खेत में लगाते हैं। खेत हमारा जब तैयार रहता है तो तैयार रहने के बाद जो है हम मतलब जो है उसमें बरसात होने का इंतज़ार रहता है। बरसात अगर हो गई तो वो हमारे लगाने पर जो है मतलब तत्काल हमारे पौधे जो है चलना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसा बरसात नहीं होती तो हम थोड़ा खेत की सिंचाई करने के बाद ही लगाते हैं। और लगाने के बाद जो है हम जब बड़े पुतिया मंगाते हैं तो बड़े पुतिया में जो है पौधे बड़ी जल्दी मतलब जो है चलने की ग्रोथ जो है उनकी चलने की क्षमता ज़्यादा अच्छी होती है। और लगाने के बाद जो है हम अपना पूरा का पूरा जो है मतलब जो है इसके गोबर की खाद भी बराबर जो है छोड़ते हैं और जैविक खाद रासायनिक खाद सब प्रयोग करते हैं, दवा का भी प्रयोग करते हैं। निराई में हमको बहुत आसानी हो गई है और आसानी होने के बाद जो है अब हम जो मतलब लेबर खर्च जो हमारा काफ़ी आता था वो हमारा काफ़ी कम हो गया है। शुरू में जब केला लगाते हैं तो लगाने के बाद जो है हम इसमें एक सहफसली खीरा की खेती लेते हैं और खीरा की खेती लेने के बाद जो है जैसे ही खीरा की खेती समाप्त होती है उसके बाद हम इसमें केले में मट्टी चढ़वा देते हैं, मेड़ बनवाते हैं और मेड़ बनवाने के बाद हम टमाटर की नर्सरी जो है करके रखते हैं अपनी। जैसे ही नर्सरी हमारी तैयार होती है हम वैसे ही मतलब जो है टमाटर की जो है खेती भी इसमें करते हैं। जो इस समय हमारी ये टमाटर की खेती मतलब जो है केले में सह खेती के रूप में हमारे खेत में इस समय तैयार है और हम इसको सह खेती के रूप में भी एक अच्छी आमदनी उठाते हैं। केले से बढ़िया कोई फसल नहीं है। हमारे तो एक सूत्री यही खेती है केला। केले के अलावा हमारे पास कोई नहीं, हम इसी पे निर्भर हैं और बहुत बढ़िया खेती है सर। अगर कोई किसान अगर 10 बीघे केला लगाया है सर तो उसको कहीं नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। मिनिमम उसकी अगर 10 बीघा लगाया है सर तो 5 लाख रुपए सर साल में उसका जो है, साल में कह लीजिए 9 महीने में उसका 5 लाख रुपए खाली केले से आ जाता है सर।
और 2 से 2.5 लाख रुपए उसका गेहूं या आलू बो दिया वो फसल है, यानी साल में मिला के उसको 7-7.5 लाख रुपए की प्रॉफिट होती है। दोआब में केले की खेती किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ साथ मजदूरों को घर बैठे रोजगार देने का काम कर रही है। गांव में ही रोजगार मिलने से मजदूरों को रोजी रोटी कमाने के लिए गैर जनपद पलायन नहीं करना पड़ता। केले की खेती यहाँ पे कौशाम्बी में होती है। मैं उसका आड़ती हूँ, व्यापारी हूँ और लगभग मैं कौशाम्बी का केला 20-22 साल से बेच रहा हूँ और यहाँ का केला बहुत अच्छा होता है कौशाम्बी का। और हमारे पास किसान आते हैं अपना माल लेकर, उनका माल यहाँ आता है, यहाँ लगाया जाता है, मोहड़ा लगा के अच्छे से व्यापारी आते हैं उसके, तो उसका माल हम लोग बेचा जाता है अच्छे से अच्छे भाव से। किसानों से कांटेक्ट इसलिए किया जाता सबसे पहले कि केले का बारे में पूछा जाता है, केले में कैसा है, क्या रास है, क्या केला कटने लायक है कि नहीं, बेचने लायक है कि नहीं। तो वो किसान से हम लोग फ़ोन पे ही पूछ लेते हैं, या तो कुछ किसान आते हैं हम लोग से संपर्क करते हैं, भैया केला तैयार है, 2-4 दिन में केला उनके अंदाज से तैयार हो जाता है तो वो काट के यहाँ पे बेचते हैं। और जो ग्राहक रहते हैं जैसे ऐसे है ग्राहक तो आ ही जाते हैं हमारे पास पैकार लेने वाले, नहीं तो किसी को कुछ पैकार जो नहीं आ पाते हैं, बाई चांस वो केला बेचने में पक्के में लगे रहते तो उनको फ़ोन से कांटेक्ट कर दिया जाता है कि भाई माल ऐसा है, सुपर है, 1 नंबर है और आपके परते से है, तो रेट वोट बता के उनको दे दिया जाता है। देश में केले की मांग बढ़ने के कारण दोआब के किसानों का केला प्रमुख फसल बन गई है। किसानों को प्रति बीघा 1.5 से 2 लाख रुपए की आमदनी हो रही है। जिले में 3000 हेक्टेयर के आसपास केले की खेती हो रही है। 1 हेक्टेयर से किसान लगभग 5 लाख रुपए 14 माह में कमा लेते हैं। यहाँ सालाना लगभग 1.25 अरब रुपए से ज्यादा केले का कारोबार होता है। केले की खेती जो है वो हमारे बहनोई साहब थे मालीपुर नगरेहा के, तो वो लगा रहे थे कई साल से, हमको कह रहे थे कि आप भी लगाइए, तो हम कह रहे थे कि अरे केला वाला बड़ा फजीहत का काम है, हम नहीं लगाएंगे। 1 साल उनका 1996 में बीज जो है लाए, वो उनका बीज बच गया, तो हमको अगस्त के महीने में बीज जो है ट्रैक्टर में अपने लदवा के यहाँ भेज दीजिए, उसके पास खेत है अपना लगा देगा। बीज आया, हम उसको बजरा बोए थे, बजरा का खेत जो है वो कम जामा था, हमने कहा इसी में गड़वा दो, उसी में बेमन से जो है उसको लाइन से लाइन लगवा दिया। लगवाने के बाद उसको जो है पानी वानी देते रहे, करीब मार्च के महीने में उसको निराई जब करवाए तो पौधा हमारा इतना बड़ा था और लाइन से लाइन जो है बड़ा देखने में अच्छा लग रहा था। केला हमारा फिर वो 2 साल में तैयार हुआ, चाहिए इसको तैयार होने में करीब 12 महीना, लेकिन 2 साल में तैयार हुआ। लेकिन जून के महीने में तैयार हुआ। जब जून के महीने में तैयार हुआ तो उस वक्त केले का सीजन भी नहीं था, मंडी ले गए तो वहाँ भाव अच्छा मिला, उसको हम बेचे। बेचने के बाद 1.5 बीघे केला हमारा जो है कम से कम 60-65 हज़ार रुपये हमको मिले। जब मिले तो हमने कहा यार ये तो अच्छी चीज़ है। फिर दूसरे साल हमने कहा 4 बीघे का बीज हमको भी लेते आओ, तो हंसने लगे वो, कहें अब समझ में आया। हम कहा हाँ समझ में आया, इसीलिए तो कह रहे हैं। फिर वो बीज लाते थे और लगाने लगे, लगाते लगाते उसी से हम जो है अपना घर का सारा काम जो है, फिर दूसरे साल 8 बीघे लगाए। वो फसल कटने के बाद फिर 8 बीघे लगाए, फिर 10 बीघे लगाए। इसी तरह फिर जो है वो खेत को हम हर साल 10 बीघे केला, 12 बीघे, 10 बीघा लगाते चले जाते हैं। इसका भविष्य जो है वो सही है और अब भविष्य अच्छा रहेगा। सरकार की भी यही कोशिश है कि इसमें किसानों को सब्सिडी देकर अधिक इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो ये थी केले पर हमारी विशेष रिपोर्ट। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गांव किसान।
सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान और अब बात करते हैं हमारा पशुधन की। हमारा पशुधन में हर बार हम आपको पशुपालन से संबंधित नई नई जानकारियां देते हैं और आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन के बारे में। जी हाँ, इसे व्यवसायिक रूप देकर हमारे किसान कई फायदे ले सकते हैं। जहां एक तरफ उन्हें शहद से अतिरिक्त आमदनी होगी, वहीं उनकी जो फसलें हैं उस पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ता हुआ नजर आता है। तो आइए देखते हैं मधुमक्खी पालन पर हमारी ये रिपोर्ट। सहारनपुर के रहने वाले भाई अजय कुमार सैनी ने मधुमक्खी पालन कर अपनी आय को बढ़ाया, साथ ही साथ अन्य किसानों को भी इसके लिए प्रेरित किया तथा सरकार के साथ मिलकर अन्य किसानों को भी प्रशिक्षण दिया। मैं जब पढ़ता था 1990 में बेसिक एग्रीकल्चर में, तो एंटोमोलॉजी में हम लोगों ने कीट विज्ञान में पढ़ा था, लाभदायक कीट और हानिकारक कीट। तो क्योंकि मैं किसान परिवार से संबंधित हूँ, तो हम लोगों ने उसमें रेशम कीट पालन, लाख और मधुमक्खी पालन, वर्मी कंपोस्टिंग, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो तभी मुझे लगा कि क्यों ना हम लोग मधुमक्खी पालन को कुछ दूसरे देशों में जैसे मधुमक्खी पालन बहुत अच्छे स्तर पे किया जा रहा है, वहाँ के बारे में पढ़ा, जर्मनी के बारे में पढ़ा। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मधुमक्खी पालन शुरू किया है। तो मैं 2 बॉक्स लेकर के आया और 2 बॉक्स से मैंने शुरू किया। उद्यान विभाग हमारे उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में एक ट्रेनिंग सेंटर था, वहाँ से मैंने प्रशिक्षण लिया 1.5 महीने का, और उसके बाद 2 बी हाइव से मैंने शुरू किया मधुमक्खी पालन। बहुत अच्छा प्रोडक्शन उनसे मिला। तो पहले साल में ही लगभग हम लोगों ने 2 बी हाइव से करीब 40-45 किलो शहद निकाला। तो हौसला बढ़ा। तो मैंने अपने और साथियों को उससे अवगत कराया कि ऐसे ऐसे मधुमक्खी पालन मैंने किया, तो इतना शहद निकला है। तो साथी लोग भी प्रेरित हुए। तो फिर हम लोगों ने ग्राम विकास विभाग से संपर्क किया उत्तर प्रदेश से। तो DRDA के माध्यम से तब ट्राइसेम योजना में ट्रेनिंग होती थी, तो उसमें हम लोगों ने अपने 18-20 लोगों को इकट्ठा करके और परियोजना निदेशक के माध्यम से उनको प्रशिक्षित किया मधुमक्खी पालन में। सभी लोगों ने उनमें से मधुमक्खी पालन शुरू किया। IRDP स्कीम में उनको 19 हज़ार का लोन मिला और ऐसे करके ये यात्रा चल पड़ी। 92 में ये शुरू हुआ। 94 में भारत सरकार के कुछ अधिकारियों ने हमारे संस्थान का भ्रमण किया। तो हमें पूरे भारतवर्ष में उस समय कृषि मंत्रालय की योजना थी, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हेतु मधुमक्खी पालन का विकास। इस योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र के रूप में हमारा चयन किया गया कि हम पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी किसी भी राज्य में मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षित कर सकते हैं इस योजना के अंतर्गत। तब से लगातार हम लोगों को प्रशिक्षित करते रहे और उसके बाद फिर नेशनल बी बोर्ड बना कृषि मंत्रालय का। नेशनल बी बोर्ड के माध्यम से हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम जो है, नॉर्थ नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षित किया। ऐसे ही नेशनल बी बोर्ड के कार्यक्रम जब शुरू हुए तो उसमें बहुत सारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उसमें किसानों का आना जाना रहना ट्रेनिंग सब फ्री होती है। तो जो मधुमक्खी पालक किसी भी राज्य के हों, भारत के निवासी हों, किसी भी राज्य के हों, वो नेशनल बी बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे भी संपर्क कर सकते हैं। उनके लिए आना जाना रहना ट्रेनिंग सब फ्री होती है। ये राज्यवार ट्रेनिंग होती है, स्टेट वाइज ट्रेनिंग होती है। तो इस प्रकार किसानों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था हम लोगों ने मुफ्त की है भारत सरकार के सहयोग से। जितने भी बी बॉक्सेस हैं, कॉम फाउंडेशन शीट है, जितने भी इक्विपमेंट्स प्रयुक्त होते हैं वो सब हम लोग बनाते हैं। हमारे किसानों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती और बल्कि दूर दूर से भी, दूसरे राज्यों से भी, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, उधर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से हमारे यहाँ किसान मधुमक्खी पालक प्रशिक्षण लेने भी आते हैं, सामान लेने भी आते हैं। तो उनको हम लोग गाइड भी करते हैं। 24 आवर्स हमारा मोबाइल भी खुला रहता है। किसी को मधुमक्खी पालन संबंधित कोई दिक्कत हो, उसकी समस्या का निराकरण करने के लिए 24 आवर्स हम लोग तत्पर रहते हैं और उसका निराकरण करते हैं। किसी के सामने बीमारी कोई आई है, कोई माइग्रेशन संबंधित दिक्कत है, तो इस तरह की सारी दिक्कतें हम लोग मधुमक्खी पालक की दूर करते हैं। अब जो नए किसान मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं उनको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि करीब भारत सरकार की जो योजना है उसमें 50 बॉक्स की जो एक यूनिट है वो 2,28,000
88,000 रुपये की कीमत होती है उसकी, उसमें 40% सरकार की ओर से अनुदान मिलता है 88,000 रुपये, और वो किसान के जो मधुमक्खी पालक है उसके खाते में सीधा ट्रांसफ़र होता है, कोई बिचौलिया इसमें नहीं है। और वो 2,28,000 रुपये का सामान मतलब 88,000 रुपये सरकार से अनुदान प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार वो जो बाकी बचा हुआ रेस्ट अमाउंट जमा करके वो 2,28,000 का प्रोजेक्ट से शुरू कर सकता है। और वैसे वाइबल यूनिट हम लोग मानते हैं कि लगभग 100 बॉक्सेस की होती है, तो इससे दूसरे साल में, क्योंकि मधुमक्खी के साथ जब शहद मिलता है तो मधुमक्खियाँ भी बढ़ती हैं, तो एक साल के बाद 100 बॉक्सेस हो जाते हैं। तो 100 बॉक्सेस से ये मानते हैं हम कि 2 लाख रुपए का फ़ायदा, 100 बॉक्स से 2 लाख रुपए का फ़ायदा किसान को सारे खर्चे निकाल करके हो जाता है। तो ये थी मधुमक्खी पालन पर हमारी विशेष रिपोर्ट। इसी के साथ ही वक्त हुआ है इस माह के पशुपालक कैलेंडर का। तो अभी आपने देखा इस माह का पशुपालक कैलेंडर। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कामयाब किसान की दास्तां की। अगस्त माह में ध्यान देने वाली बातें। बरसात के मौसम में पशु घरों को सूखा रखे। पशु घरों को मक्खी रहित करने के लिए नीलगिरी या नींबू घास के तेल का छिड़काव करते रहें। पशुओं को खनिज मिश्रण 30 से 40 ग्राम प्रतिदिन दें, जिससे पशु की दूध उत्पादन और शारीरिक क्षमता बनी रहे। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक से परामर्श अवश्य दिलवाएं। पशुशाला में फर्श और दीवार आदि साफ रखें। तुलसी या नींबू घास का गुलदस्ता भी पशुशाला को स्वच्छ बनाए रखने में मददगार होता है। पशुशाला को कीटाणु रहित करने के लिए नीम तेल आधारित कीटनाशक का प्रयोग करें। पशुओं को अत्यधिक तापक्रम एवं धूप से बचाने का उपाय करें। मुंह पका खुरपका रोग, गलघोटू रोग, ठप्पा रोग और फड़किया रोग आदि के टीके नहीं लगवाए हैं तो कृपया अभी टीके लगवा लें। भेड़ बकरियों में PPR, भेड़ चेचक व फड़किया रोग होने की संभावना रहती है, इसलिए इन रोगों से बचाव के लिए टीके अवश्य लगवाएं। मुंह पका खुरपका रोग से ग्रस्त पशुओं को अलग स्थान अथवा बाड़े में बांधें, ताकि संक्रमण स्वस्थ पशुओं में नहीं हो। रोगग्रस्त पशुओं के मुंह, खुर व थनों के छालों को लाल दवा का 1% घोल बनाकर धोएं। गलघोटू व ठप्पा रोग के लक्षण दिखते ही तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। तो अभी आपने देखा इस माह का पशुपालक कैलेंडर। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कामयाब किसान की दास्तां की। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान और अब बात कामयाब किसान की दास्तां की। कामयाब किसान की दास्तां आप तक पहुंचाने का हमारा मकसद ये है कि ऐसे किसानों को हम मंच मुहैया कराएं जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में कुछ बेहतर किया है, अपनी पहचान बनाई है, और साथ ही उन किसानों के लिए भी एक उदाहरण जो कि कुछ बेहतर करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको कामयाब किसान की दास्तां। गांव देवीपुर, जिला देहरादून, उत्तराखंड। देवीपुर गांव में लहलहाते ये हरे भरे खेत संजय चमोली के हैं, जो उनकी सफलता की कहानी बयां कर रहे हैं। संजय चमोली और उनका परिवार पीढ़ियों से खेती करके अपना जीवन चला रहा है। मुश्किलों के कई उतार चढ़ाव से गुजरकर आज उन्होंने कृषि के क्षेत्र में एक मुकाम हासिल किया है। संजय ने जब से होश संभाला है तभी से वो पारंपरिक खेती कर रहे हैं, जिससे कभी उनके घर की गाड़ी चलती तो कभी नहीं। पर 2018 के बाद उन्होंने पारंपरिक खेती से हटकर बागबानी में कदम रखा और मशरूम की पैदावार शुरू की। शुरुआत में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर धीरे धीरे उन्होंने रफ्तार पकड़ ली। संजय ने गांव की महिलाओं का एक स्वयं सहायता समूह बनाया और उसके जरिए मशरूम की खेती करने की योजना बनाई। 2018 में हमने स्टार्ट किया था इसको।
इसकी ट्रेनिंग, पहले हमने इसकी ट्रेनिंग ली थी। जितनी भी हमारी SHG ग्रुप में जितनी महिलाएं, सब ने इसकी ट्रेनिंग ली, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के कोई भी काम करना मुझे लगा कि अपना पैसा ही बर्बाद करना होगा। इसकी पूरे प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग लेकर फिर हमने इसको आगे चालू किया प्रोसेस को। हमारे आस पड़ोस में जितनी भी महिलाएं थी, हमने इनसे बातें की, भाई इस तरह से ग्रुप बनाएंगे और आप लोगों को सबको हमारे साथ काम करना होगा और जो भी इनकम होगा हम सब में बराबर बटेगा, बराबर की हिस्सेदारी होगी। तो इसमें हमारे साथ जो महिलाएं आगे आई तो सबने जब हामी भरी तो हम भी उनके साथ आगे बढ़ते रहे। संजय की समाज के प्रति कुछ करने की चाह ने उन्हें एक अभियान से जोड़ दिया और वो अभियान था गांव की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का। वर्षों से पारंपरिक खेती कर रहे संजय और उनके समूह की महिलाओं के लिए मशरूम की खेती करना थोड़ा मुश्किल था, पर उन्होंने हार नहीं मानी और इन समस्याओं को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और आगे बढ़ते रहे। समाज में जैसे हमारा ग्रामीण समाज है तो थोड़ा दिक्कत इस तरह से आई कि लोगों ने कहा जैसे यार अपनी पारंपरिक फसल छोड़ के तुम इन मशरूम को उगा रहे हो, इससे क्या होगा, ये कहाँ बेचोगे, इससे कितना तुम्हें पैसा मिलेगा, अब इतने बड़े खेत में तुम्हारा बसर हो नहीं रहा है, इतनी छोटी सी जगह पे कैसे तुम गुजर बसर करोगे। तो ये दिक्कतें आई शुरू में हमें। तो धीरे धीरे हमने इसको ये चैलेंज स्वीकार करिए समाज के भी कि हम करेंगे इसको। जब मन में सब महिलाओं ने हमने जब ठाना कि इसको करना है तो करना ही है। संजय और उनके स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मशरूम की हर तरह की जानकारी और उसे उगाने की ट्रेनिंग बागबान ग्राम उद्योग समिति द्वारा मिली है। हमारे द्वारा जो है ONGC से CSR फंड के तहत वहाँ पे संपर्क किया गया और उन्होंने जो है हमको यहाँ पे जो है फंड मुहैया कराया और हम लोगों ने इनको यहाँ पर इसी तरीके की जो है 10 हट बना करके यहाँ पे मशरूम का काम जो है स्टार्ट करवाया। शुरुआत में गांव की महिलाएं घर से निकलने के लिए तैयार नहीं हुई, पर उनसे कई बार मिलने के बाद और उन्हें समूह के फायदे बताने के बाद उनमें एक इच्छा शक्ति जागी और वो समूह से जुड़ने के लिए तैयार हो गईं। 2-3 ही लोग पहले इकट्ठे हो पाए, फिर धीरे धीरे करके महिलाएं जोड़ना शुरू किया, फिर तब जाके 16 महिलाएं हम हुई थी इकट्ठी। तो ग्रुप बनाया, अच्छे से ग्रुप चला, काफ़ी साल हो गए ग्रुप को चलते चलते। तो ग्रुप के अंदर ही हमारे दिमाग में आया कि इसके अंदर ही कुछ महिलाओं को रोजगार मिल जाए तो अच्छा है। जो महिलाएं हमसे जुड़ी हैं इस मशरूम से या खेती बाड़ी से, उनको ये सुकून है कि हम अपना जो भी अर्न कर रहे हैं अपनी मेहनत से कर रहे हैं। पहले उनको कुछ भी सामान लेने के लिए घर वालों से पैसा लेना पड़ता था, लेकिन आज वो महिलाएं अपने घर वालों को पैसा दे रही है कि आज हमने इस महीने 5,000 का मशरूम बेचा है या कुछ या 10,000 का बेचा है, तो वो उस हिस्से से अपने बच्चों की पढ़ाई अच्छी कर रही है, कपड़ा भी अच्छा पहन रही है और अपने परिवार का भरण पोषण भी अच्छा कर रही है। मेहनत तो कई करते हैं, पर खुद के साथ साथ दूसरों को भी सफलता की डगर पर ले जाने के लिए जो परिश्रम संजय और उनके परिवार ने किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। संजय के ये कदम न सिर्फ इन महिलाओं को बल्कि पूरे गांव को स्वावलंबी बनाने की ओर निकल पड़े हैं। तो ये थी हमारे आज के कामयाब किसान की दास्तां, जिससे साबित हो जाता है कि अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है, इच्छा शक्ति आपकी मजबूत है, तो असंभव कुछ भी नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपने भी इससे ज़रूर कुछ न कुछ सीख ली होगी। इसी के साथ ही गांव किसान के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नए अंक के साथ, नई जानकारियों के साथ गाँव किसान में फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।